हमारे समाज में कुछ ऐसी कहावतें गढ़ दी गई हैं जिन्होंने हमारे महान व्यक्तित्व को बौना साबित करने की कोशिश करी है। याद रखना, भारत ने कभी भी अपने हीरो चुनने में गलती नहीं की। इसलिए यहाँ पे मेरा कंसर्न यह है कि जो जीता वो सिकंदर ही क्यों। सिकंदर का भारत से क्या लेना देना। सिकंदर होगा महान यूनान के लिए, हमारे लिए वो सिर्फ एक इन्वेडर था जिसका लक्ष्य भारत की संप्रभुता पर अपनी ध्वज पताका लहराना मात्र था। अब दूसरा जुमला बीइंग अ लिटरेचर लवर मुझे डीपली हर्ट करता है, जो भारतीय साहित्यिक संसार के शिखर पुरुष महाकवि कालिदास के संदर्भ में कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी विसंगतियां इन उपमाओं की ये हैं कि तुलना हमेशा अनुवर्ती की पूर्ववर्ती से की जाती है, लेकिन भारत में बुद्धिजीवियों ने उल्टी गंगा बहा दी। हमारे समाज में कुछ ऐसी कहावतें गढ़ दी गई हैं जिन्होंने हमारे महान व्यक्तित्व को बौना साबित करने की कोशिश करी है। हमारे महान लोगों को किसी विदेशी व्यक्ति की परछाई बनाकर कोट किया जाता है। मतलब कहा गया कि हमारे महान लोग उनके जैसे थे, वो हमारे जैसे नहीं थे, भले ही हमारे लोगों का कालखंड उनसे कितना ही पुराना क्यों ना हो। ऐसे कई सारे जुमले हमारी जुबान पे बातों ही बातों पे अपने आप आ जाते हैं, जिन पर अगर डीपली एनालिसिस किया जाए तो हमें पता चलेगा कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कितना बड़ा शिकार हमें बनाया गया। मैं ऐसे एक एक करके 3 जुमले आपको बताता हूँ जिन पे गहराई से विचार करने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से अब उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। अब इस पूरी वीडियो को देखिए और आप बताइए कि उन जुमलों के बारे में आपकी क्या राय है, और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पहला जुमला जो हमारी जुबान पे तोते की तरह रटा दिया गया है वो है जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर ही क्यों, और सिकंदर था कौन। थोड़ा सिकंदर के बैकग्राउंड पे जाइए। वो सिकंदर जिसने मकदूनिया की गद्दी पाने के लिए अपने सौतेले और चचेरे भाई का कत्ल कर दिया था, या फिर वो सिकंदर जिसकी विश्व विजय की अंधहीन आधारहीन महत्वाकांक्षा ने लाखों निर्दोष लोगों की बलि दे दी, या फिर वो सिकंदर जो भारत को अपने घोड़ों के टापों तले रौंद डालना चाहता था। याद रखना, भारत ने कभी भी अपने हीरो चुनने में गलती नहीं की। आदिकाल से लेकर आधुनिक समय तक कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि भारत ने हमेशा ही कर्म की श्रेष्ठता को केंद्र में रखकर अपने आदर्शों का चुनाव किया है। इस बात को मैं एक केस स्टडी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भगवान राम और रावण में तुलना कीजिए। धर्म और मर्यादा को अलग रख के देखें तो कौन श्रेष्ठ था, निसंदेह आपको रावण नजर आएगा। ज्ञान में, बल में, ख्याति में, ऐश्वर्य में, कुल में, रावण हर चीज में भगवान राम से श्रेष्ठ था। लेकिन भगवान राम के पास 2 ऐसी चीजें थी जो रावण के पास नहीं थी, और जिन्हें भारत में इन सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वो है धर्म और मर्यादा का गुण। इसलिए इस देश ने रावण को नहीं, राम को अपना हीरो चुना है। आधुनिक समय में इस देश ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद जैसे नायकों को बिना उनकी धर्म और जाति देखकर अपना आदर्श माना है। इसमें मेरा क्वेश्चन है कि असली वॉरियर कौन है, जिसके पास लाखों की सेना है, अस्त्र शस्त्रों के भंडार हैं वो, या जिसके पास सेना और साधन भले ही कम हो लेकिन वो अपने आत्म स्वाभिमान के लिए लड़ता हो, अपनी इंटीग्रिटी के लिए लड़ते लड़ते भले उसकी सांस छूट गई हो लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया हो। कौन होगा सही मायनों में असली योद्धा। आज के परिप्रेक्ष्य में ही देख लें, रूस और यूक्रेन की लड़ाई का आप एनालिसिस कीजिए। कौन सही है, कौन गलत है, कौन भारत का मित्र है, कौन नहीं। इन बातों को थोड़ा अलग रखकर रियलिटी के बेस पे आप देखिए। आज 2 महीने से ज्यादा हो गए लेकिन ना कोई जीता है ना कोई हारा है। लड़ाई हाथी और चींटी किसी लगती है। एक तरफ अमेरिका जैसी महाशक्ति के समकक्ष खड़ा है रूस, और दूसरी तरफ पिद्दी भर का यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन के जज्बे ने रूस जैसी महाशक्ति के दांत खट्टे कर दिए हैं। अब भले ही पिटा यूक्रेन ज्यादा हो, लेकिन उसने साबित करा है कि असली वॉरियर वही है जो विषम परिस्थितियों में हार न माने और लड़ता रहे। इसलिए यहाँ पे मेरा कंसर्न यह है कि जो जीता वो सिकंदर ही क्यों। सिकंदर का भारत से क्या लेना देना। सिकंदर होगा महान यूनान के लिए, हमारे लिए वो सिर्फ एक इन्वेडर था जिसका लक्ष्य भारत की संप्रभुता पर अपनी ध्वज पताका लहराना मात्र था। लेकिन हमारे यहाँ उसे जीत का सिंबल मान लिया गया। क्या हमारे इतिहास में उदाहरणों की कमी थी? क्या हमारे इतिहास में योद्धाओं, शूरवीरों, सम्राटों की कमी थी जो हमने विदेशी धरती के योद्धा को चुना और जीत का सिंबल बना दिया? अब मैं ये कहता हूँ कि जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य क्यों नहीं, या फिर जो जीता वो द ग्रेट अशोका क्यों नहीं। जो जीता वो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्यों नहीं। अगर एक योद्धा कोई जीत का सिंबल बनाना था तो क्या वो भारत की धरती से नहीं हो सकता था? महान योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन काल में कुल 41 लड़ाइयां लड़ी थी और एक भी नहीं हारे थे। तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता था कि जो जीता वही बाजीराव? ये एक विचारणीय प्रश्न है। अब इस कड़ी में दूसरा जुमला है भारत का शेक्सपियर कौन, कालिदास। अब दूसरा जुमला बीइंग अ लिटरेचर लवर मुझे डीपली हर्ट करता है, जो भारतीय साहित्यिक संसार के शिखर पुरुष महाकवि कालिदास के संदर्भ में कर दिया गया। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहकर उनकी महानता को गौण करने की कोशिश करी गई है। महाकवि कालिदास की रचनाओं पे जाएंगे तो उनमें 3 विश्व प्रसिद्ध नाटक, पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा मालविका अग्निमित्रम, तीसरा विक्रमोर्वशीयम, 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य मेघदूत और ऋतु संहार। ये तो महाकवि कालिदास की प्रमाणित कृतियां हैं। इसके अलावा 40 से ज्यादा कृतियां ऐसी हैं जो कालिदास कृत मानी जाती हैं, जिनका अनुवाद यूरोप से लेकर दुनिया की अनेक भाषाओं में हुआ है। अब समय के इतने लंबे दौर में स्वाभाविक है कि कई कृतियां ऐसी भी होंगी जो नष्ट हो गई होंगी, इतिहासकार उन्हें लिख नहीं पाए होंगे, या फिर जो प्रकाशित नहीं हो पाई होंगी। यहाँ पे मेरा कंसर्न ये पैदा होता है कि क्या किसी एक महान व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की उपमा देना, वो भी जो उसके जन्म के शताब्दियों बाद पैदा हुआ हो, कहाँ तक सही है।
महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहना क्या उनकी महानता को बौना करना नहीं है? शेक्सपियर निसंकोच ही विश्व के महानतम नाटककारों में से एक माने जाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन महाकवि कालिदास और शेक्सपियर के कालखंड में शताब्दियों का अंतर है। दोनों की पृष्ठभूमि अलग है, रचना काल भिन्न है, भाषा का भेद है। तो शेक्सपियर की उपमा कालिदास को कैसे दी जा सकती है? कालिदास और शेक्सपियर दोनों ही श्रेष्ठ हैं, तो फिर महाकवि कालिदास को छोटा और शेक्सपियर को बड़ा क्यों बताया जाता है? महाकवि कालिदास के कालखंड में वैसे तो इतिहासकारों के मतभेद रहे हैं, लेकिन अधिकतर इतिहासकार उन्हें 4वीं शताब्दी का मानते हैं। कहा जाता है कि महाकवि कालिदास महान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। वहीं शेक्सपियर 15वीं या 16वीं शताब्दी के थे, लगभग कालिदास से 1100 साल बाद। इसलिए शेक्सपियर की उपमा महाकवि कालिदास को देना कहीं से भी जायज नहीं लगता। अब ये भारतीय साहित्य का, भारतीय बौद्धिक संपदा का अपमान है, ये पूरे भारत का अपमान है। अब इसमें तीसरा जुमला जो गढ़ दिया गया वो है भारत का नेपोलियन कौन? समुद्रगुप्त। गुप्ता डायनेस्टी के सबसे महानतम राजाओं में से एक सम्राट समुद्रगुप्त, जिन्होंने अपने शासनकाल में एक भी युद्ध नहीं हारा, जिनके शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। व्यापार, कला, साहित्य, संगीत और सामाजिक व्यवस्था अपने उत्कर्ष पे थी। जिन्होंने एक महान साम्राज्य की स्थापना करी थी, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में मालवा तक विस्तृत था। वहीं नेपोलियन बोनापार्ट भले एक महान योद्धा जरूर थे, लेकिन वो अपराजित योद्धा नहीं था। वह 1815 वाटरलू के युद्ध में अंग्रेजों से हार गया था। बाद में अंग्रेजों ने उसे अंत महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना दिया था। 6 वर्षों तक बंदी रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सम्राट समुद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय एक स्वतंत्र सम्राट के रूप में बिताया और नेपोलियन बोनापार्ट एक युद्धबंदी के रूप में मारा गया था। लेकिन सबसे बड़ी विसंगतियां इन उपमाओं की ये हैं कि तुलना हमेशा अनुवर्ती की पूर्ववर्ती से की जाती है, लेकिन भारत में बुद्धिजीवियों ने उल्टी गंगा बहा दी। अगर शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास कहा जाता, नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का समुद्रगुप्त कहा जाता, तो वो कहीं ना कहीं लॉजिकल लगता। लेकिन इसमें यह दिक्कत आती है कि इन सबसे भारतीय मानसिक गुलाम नहीं बन पाते, इसलिए ये सारे प्रपंच रचे गए।